गाइस वेलकम टू पीएम पाठशाला गाइस। आज हम लेकर आए हैं विजन मैगजीन का गाइस नवंबर 2023 का। वो आपका जैसे कि हमने 4 टॉपिक्स कर लिए हैं, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, आपका इकोनॉमी सेक्शन है ना, सिक्योरिटी पोर्शन। आज गाइस हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 5 जो कि शुरुआत होगी जिसकी इन्वायरमेंट के साथ। इन्वायरमेंट गाइस 2 पार्ट्स में आएगा। आज पार्ट 1 है जिसमें कि हम पहले के 3 टॉपिक्स करेंगे। रेस्ट 3 टॉपिक्स विल कवर इन दी नेक्स्ट वीडियो। आज इसको डिटेल में समझते हैं एनवायरनमेंट के बारे में। देखो, सबसे पहली चीज़ एनवायरनमेंट में आ रही है एयर पोल्यूशन इन अर्बन इंडिया। ठीक है, एयर पोल्यूशन इन अर्बन इंडिया में क्यों बात की जा रही है कि देखो, नवंबर का मंथ था, दिवाली का सीज़न जा चुका था, थोड़ा थोड़ा ठंड होनी शुरू हो जाती है ना। और देखने को मिलता है कि जितनी भी कैपिटल सिटीज़ हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया कि लिखा भी हुआ है इसमें कि रिसेंटली हमारा जो दिल्ली था, है ना, या दिल्ली के साथ साथ आपका जुड़ा हुआ शहर था, मुंबई है, आपका कोलकाता है, जितनी भी कैपिटल सिटीज़ हैं, माना जाता है कि अकॉर्डिंग टू स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी आई क्यू एयर, ये 10 में से मतलब बहुत ही मानी जाती है कि वर्ल्ड की 10 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ में से आती हैं दिल्ली, मुंबई और कोलकाता। ठीक है, तो समझते हैं कि अर्बन इंडिया में एयर पोल्यूशन क्यों आ जाता है। देखो, सबसे पहले दिल्ली की अगर बात की जाए कि दिल्ली की जो हवा है विंटर्स में वो इतनी वर्सन क्यों कंडीशन में, ख़राब क्यों कंडीशन में हो जाती है, उसका सबसे पहला कारण है हवा। एक तो ठंडी होती है तो जो विंड कंडीशन होती है वो बहुत डेंस है। डेंस विंड होगी तो उसकी स्पीड कम होगी। विंटर्स में जो हवा है वो ड्राई है, स्टिल कंडीशन में है, तो भी प्रॉब्लम है। टेम्परेचर इन्वर्जन में टेम्परेचर थोड़ा उल्टा हो जाता है तो वो फिर पोल्यूशन को इंट्रैप करना शुरू कर देता है लोअर लेवल से। स्टबल बर्निंग भी एक मुख्य कारण है जिसकी वजह से हमें देखने को मिलता है दिल्ली के अंदर पोल्यूशन, दिल्ली एनसीआर में। अब समझते हैं ओवरऑल कि जो सिटीज़ हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या अर्बन सिटीज़ के अंदर इतना कॉजेज़ क्या है एयर पोल्यूशन होने के। सो वेरी फर्स्ट कॉज इज बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, यानी कि जो बहुत ज़्यादा कोल, ऑयल, गैसोलाइन ये सब प्रोड्यूस करने के लिए होता है, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी और ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो अल्टीमेटली उससे क्या हो रहा है, उससे आपका बहुत ज़्यादा जो पोल्यूटिंग गैसेस हैं वो रिलीज़ होती हैं। कह रहा है कि इंडस्ट्रियल इमिशन शुरू हो जाता है। आपके इंडस्ट्रियल इमिशन के लिए जो 4 मुख्य तत्व हैं जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज में जो की पोल्यूटेंट्स हैं, कह लो PM2.5 है जिसको पर्टिकुलेट मैटर कहते हो आप, PM10 है, नाइट्रस ऑक्साइड है, सल्फर ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO जिसको कह लिखते हो आप। इन सभी इंडस्ट्रीज की वजह से इंडस्ट्रियल इमिशन होता है। तीसरा मुख्य कारण है ओपन बर्निंग ऑफ गार्बेज वेस्ट, यानी कि जब आप गार्बेज की बर्निंग को एयर में, हवा में ओपन रूप से रिलीज कराते हो तो उसमें बहुत सारे टॉक्सिन्स भी निकलते हैं। आपने देखा होगा कई बारी जहाँ आसपास के शहरों में आप रहते हो, दिल्ली एनसीआर में, या आप अगर कुछ अर्बन इंडिया के मुंबई में, कोलकाता में, वहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा नोटिस करा होगा कि ओपन एयर में ही गार्बेज को जलाया जा रहा है। उसके जलाने की वजह से ब्लैक कार्बन सूट, ये कार्सिनोजेन से सारे सारे जो आपकी ऐसी गैसेस हैं, ऐसे टॉक्सिन्स हैं जो निकलते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, इन तीनों की वजह से आपका जो पोल्यूशन है वो बढ़ता है और ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है वो बढ़ जाता है। ग्रीन हाउस गैसेस का इफेक्ट पड़ जाता है। मुख्य कारण नेक्स्ट आपको मिलेगा कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन का। आप देखते हो दिल्ली एनसीआर हो जाए, मुंबई हो जाए, कोलकाता में, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट्स बनी ही रहती हैं, है ना। आप देखो अपने घर के आसपास ही नोटिस कर लेना कि चालू रहता है कंस्ट्रक्शन का काम, बहुत ज़्यादा चालू रहता है। जिसकी वजह से अब कंस्ट्रक्शन होगा, डिमोलिशन होगा साइट्स का, तो पीएम बढ़ेगा ही, पार्टिकुलेट मैटर्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो इंक्रीज होंगे ही होंगे। फिर हमारे जो इंडोर एयर पोल्यूशन की वजह भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हैं, हमारे इनएडुकेट वेंटिलेशन दिल्ली एनसीआर में, या जो भी एरियाज़ हैं, कुछ स्लम एरियाज़ होते हैं, कुछ इसी में क्रिएट हो जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि वेंटिलेशन ठीक से होता नहीं है। अब आप खुद ही फील करते होगे, आप मान लो अभी दिल्ली एनसीआर या किसी कैपिटल सिटी से किसी ऑर्गेनिक प्लेस पे, किसी ऐसे जगह पे चले जाओ जहाँ बहुत खुला मैदान है, या किसी रूरल इंडिया के कुछ ऐसे चले जाओ जहाँ पे बहुत खुले खुले घर है, तो वहाँ जो वेंटिलेशन मिलेगा वो आपको इन शहरों में नहीं मिलता। अब वेंटिलेशन प्रॉपर है नहीं, टेम्परेचर बड़ा अनइवन सा रहता है, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी कुछ कभी कैसे, और फिर ह्यूमिडिटी का लेवल है। अब इनकी वजह से क्या होता है, जो इंडोर एयर पोल्यूशन है वो बढ़ जाता है। ठीक है, फिर साथ ही साथ जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस आप कर रहे हो, स्टबल बर्निंग कर रहे हो, ठीक है, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हो, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हो, इसकी वजह से, एग्रीकल्चर की वजह से आपका अमोनिया रिलीज हो रहा है। ठीक है, और अमोनिया या मिथेन, ये सारे के सारे ना इमिशन जो होते हैं, लाइफ स्टॉक फार्मिंग करो उससे आपका मिथेन एक बहुत बड़ा कारण है। अब पेपर में क्वेश्चन यूपीएससी लगा देगा भाई, डैश इज वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर टू मिथेन इमिशंस, तो याद रखना लाइफ स्टॉक फार्मिंग है। गलती से किसी और ट्रेडिशनल फार्मिंग वगैरह वर्ड लिखिए तो थोड़ा सा आपको उसमें ना
बहुत ज़्यादा ना जागरूकता के साथ पढ़ा करो, जागरूकता के साथ, अवेयरनेस के साथ पढ़ाई करा करो। क्योंकि आप जहाँ नहीं सोच पाते वहाँ यूपीएससी सोच के क्वेश्चन दे देता है और वहाँ आप थोड़ा हिल जाते हो। तो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के आंसर्स करने हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो कारण होता है, वेरिएशंस होती हैं ज्योग्राफिक प्रोसेसेस में। क्लाइमेट जो वेदर है, कंडीशंस है, उसका पैटर्न बड़ा चेंज होता रहता है। कह रहा कभी ला लीना प्रोसेस आएगा तो डिप कर जाएगा, क्या जो कूलिंग है ओशन सरफेस की बढ़ जाएगी, विंड की जो पैटर्न है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, पार्शली इससे क्या होता है, रिसेंट स्पाइक आ जाएगा, कोस्टल सिटीज़ में पर्टिकुलर मैटर बढ़ जाएगा। डस्ट है, स्टॉर्म है, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो अगर आप डस्ट स्टॉर्म को फील करते हो, अगर आप किसी शहर में ऐसे रह रहे हो। नेचुरल रिसोर्सेज, वाइल्ड फायर्स का लग जाना। तो कह रहा है जो टेम्परेचर डिफरेंसेस हैं हिली एरियाज में, सिटी एरियाज में, है ना, इससे क्या होता है, बहुत सारा जो विंड है, डस्ट निकल कर आता है। कह रहा है नवी मुंबई टुवर्ड्स द सिटी है, तो उसमें यहाँ पर डस्ट खूब मिलेगा आपको, फील भी होगा अल्टीमेटली। तो अब ये सारी चीज़ें हैं, मुख्य कारण है जिनकी वजह से आपकी जो हवा है उसके अंदर एयर क्वालिटी जो है पूरी ख़राब हो जाती है, पोल्यूशन करता है अर्बन सिटीज़ के अंदर। अब इनका इम्पैक्ट क्या पड़ता है ये भी ज़रूरी है जानना। तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि जो लोग रह रहे हैं वहाँ पर, चाहे वो चिल्ड्रन है, चाहे वो एल्डरली लोग हैं, या पुअर लोग हैं, उनको बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, अस्थमा, हार्ट डिजीज़ और लंग कैंसर हो रहे हैं। ठीक है, क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या होता है, या जितने भी मैंने आपको कहा ना ब्लैक कार्बन निकलता है, मीथेन निकलता है, इससे बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसका क्लाइमेट चेंज पे। फिर यहाँ पर ये कह रहा है कि मीथेन एक इतनी पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है आफ्टर CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के बाद, कि वो ग्लोबल वार्मिंग करने में बहुत मुख्य कारण निभा रही है। उसके बाद एनवायरमेंटल डैमेज है, एयर पोल्यूशन की वजह से आपका एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा, डैमेज होगा इकोसिस्टम पे, बॉडी वाटर बॉडीज खराब होंगे। फॉर इंस्टेंस क्या होगा, एसिड रेन की वजह से क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। एसिड रेन होगी तो सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलेगा, तो किसको हार्म करेंगे ये दोनों गैसेज, ये आपके फॉरेस्ट को खराब करेंगे, आपका जो एक्वेटिक सिस्टम है जहाँ पर आपके जो सी एनिमल्स रह रहे हैं, सी स्पीशीज रह रहे हैं, उनको समस्या आ जाएगी, सॉइल क्वालिटी आपकी अल्टीमेटली खराब होगी। तो ये सारे के सारे इम्पैक्ट है। फिर इम्पैक्ट है कि आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी गिर जाएगी, ग्राउंड लेवल जो ओजोन है वो आपका प्लांट टिश्यू को डैमेज कर देगी, जिसके डैमेज की वजह से फोटोसिंथेसिस अफेक्ट होगा और आपकी क्रॉप प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी। मतलब आप ज़्यादातर जो फसलें हैं वो आपकी कम उगेंगी ना फिर, क्योंकि पर्टिकुलेट मैटर्स ने उनको पूरी तरह से जला के राख कर दिया। कैसे कर दिया, क्योंकि ओजोन ने बहुत ज़्यादा डैमेज करता है प्लांट टिश्यू को। फिर इकोनॉमिक कॉस्ट तो देनी ही पड़ेगी आपको, क्योंकि हेल्थ इम्पैक्ट पड़ेगा जब लोगों पर, तो वो पैसा हेल्थ पे जाएगा, ज़्यादा खर्च होगा, हेल्थ केयर एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे लोगों के, इलनेस बढ़ेगी, तो प्रोडक्टिविटी कहीं भी, ऑफिस कैसे जा पाओगे आप इफ़ यू आर नॉट वेल। तो आप कैसे किसी स्कूल में जा सकते हो, किसी कॉलेज में कैसे जाओगे, कैसे कैसे आप अपने जहाँ पर भी आपके ऑफिस जॉब्स हैं वहाँ भी नहीं जा पाओगे आप। इसकी वजह से देखा जा रहा है प्री मेच्योर बच्चों की बहुत डेथ हो जाती है, बच्चे मेच्योर नहीं हुए और मदर के गर्भ में ही मर गए, तो वो सब बच्चों को बहुत देखना पड़ता है, मतलब मदर्स को भी देखना पड़ रहा है, एक है सोसाइटी में क्राइसिस है। फिर एनवायरमेंटल डैमेज और आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होने की वजह से इकोनॉमी के बहुत सेक्टर्स में प्रभाव पड़ता है, और पड़ेगा ही पड़ेगा। देखो, आपको एक आपका हेल्थ है तो सब कुछ है, हेल्थ नहीं तो समझो फिर आपको बहुत दिक्कत फेस करनी पड़ेगी, है ना। तो एक ये बहुत मैटर का कंसर्न आ जाता है। अच्छा, आप देखो आगे की बात कर रहा है कि कौन कौन से ऐसे रेगुलेटरी मेजर्स लिए जाएं जिसकी वजह से आपका ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएं, एयर क्वालिटी इंप्रूव हो जाए। तो सबसे पहला तरीका है व्हीकुलर इमिशंस। हमने इसीलिए BS4 को, यानी कि जो भारत वाला जो है आपका, हमने इसको चेंज किया और हम BS6 के नॉर्म्स लेकर आए। जो भारत सिस्टम वाला जो फ्यूल सिस्टम था हमारा, हमने अपने फ्यूल्स को क्लीन करा। देखो, हमने ऑल्टरनेटिव वे में, आप देखते हो दिल्ली के अंदर अगर आप रह रहे हो, CNG यूज़ हो रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज़ हो रहे हैं, LPG, इथेनॉल ब्लेंडिंग, ये सब हमने शुरू कर दिया करना। हमने फेम का इस्तेमाल करा, फास्टर अडॉप्शन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और आप देख ही रहे हो शुरू हो गए हैं बसेस के फॉर्म में, ऑटो रिक्शास के फॉर्म में, ई व्हीकल्स बहुत ज़्यादा, ई कार्स लोग लेने लग गए हैं। तो इंडस्ट्रियल इमिशन को कम करने के लिए क्या करोगे आप, देखो बैन लगा दो पेटकॉक और फर्नेस ऑयल में, NCR में तो बिल्कुल बैन लग जाना चाहिए। इन NCR में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो कम करो। सीमेंट प्लांट्स के अंदर बहुत ही पेटकॉक का इस्तेमाल किया जाता है, लाइम किल्स का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में यूज़ करा जाता है, उसको कम करना है। मतलब ब्रिक किल्न जितनी भी है दिल्ली NCR को शिफ्ट कर दो इनको जिगजैग टेक्नोलॉजीज में, एयर फ्लो हो ब्रिक किल्स का, तो उससे वो जिगजैग एयर फ्लो टेक्नोलॉजी से वजह से हो, ताकि पोल्यूशन रिड्यूस हो। ये एक तरीका बताया है इसमें, ठीक है। फिर एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए जो ड्यू टू डस्ट एंड बर्निंग वेस्ट से हो रहा है, उसके लिए EPR लगा दो। EPR मैंने आपको पहले भी बताया था, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर है उसकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब वो सामान बिक भी गया है उसके बाद भी कस्टमर उसको किस तरह से मैनेज कर रहा है, उसको फेंक रहा है, उसके प्लास्टिक पैकेजिंग को फेंक रहा है, बैटरी वेस्ट उसका है, सारे के सारों को इम्प्लीमेंट करो। मान लो आप डेल का कंप्यूटर लेते हो, ठीक है, डेल का सिस्टम लेते हो, लैपटॉप लेते हो या कुछ लेते हो, या एप्पल का मैकबुक ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, तो इनमें क्या सिस्टम होना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, आपने ऐसे ही उठा के फेंक दिया, खराब हो गया जी, फेंक दिया मैं,
कबाड़ी वाले को बेच दिया। तो कबाड़ी वाला वो जंक लीडर एक टेक्नोलॉजी वाला भी होता है जो ई चीज़ों को लेता है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को आपको सेल आउट करना पड़ेगा, करना चाहिए। ठीक है, फिर एक सफ़र हमने याद होगा, हमने अपनी एयर क्वालिटी को चेक करने के लिए सफ़र यूज़ करना शुरू करा है। सफ़र क्या है? सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। ये लॉन्च करा गया ताकि आपकी एयर क्वालिटी और ओवरऑल जो सिटी पॉल्यूशन है वो ठीक हो जाए। फिर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की बात भी कर रहा है। कह रहा है कि देखो जी, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में यानी कि अगर आप चाहते हो रिड्यूस करना तो 40% रिड्यूस कर दो एम्बिएंट एयर क्वालिटी को PM10 बाय 2025-26 के अंदर। अगर आप चाहते हो इसको अचीव करना तो आपको आज से ही इस पे काम करना पड़ेगा। अब देखो चैलेंजेस भी समझो क्या होता है। सबसे आपने बता दिया भाई ये सब रेगुलेशंस लगा दो, रेगुलेशन कई बार नहीं लग पा रही है। आप अर्बन सिटीज़ में रह रहे हो, आप एडमिनिस्ट्रेशन कर को संभालने वाले हो, कैसे कब करोगे एयर पोल्यूशन सिटीज़ में? आपने क्या कर चैलेंज किया है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे आप हटवा दोगे यार, बूमिंग कर रही है वो तो। अब पब्लिक को इसकी अवेयरनेस है ही नहीं। अपफ्रंट कॉस्ट है, चार्जेस हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, कंस्ट्रेंट है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के, इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, वही बैटरी चार्जेस का कि कहाँ कहाँ खोलोगे। अर्बनाइजेशन का प्रॉब्लम है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, कम थोड़ा हो रहा है। क्योंकि इतनी ज़्यादा हमारे देश में रीजनल डिस्पैरिटी है कि लोग भाग भाग के दिल्ली आ रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, कोलकाता जा रहे हैं, ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट, ड्यू टू अदर फैक्टर्स, है ना, माइग्रेशन हो रहा है। तो आप उसको रोक तो पाओगे नहीं, अर्बनाइजेशन तो बढ़ रहा है ना यार, कितना रेगुलेशन कहाँ तक लगाओगे। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ है, सस्टेनेबिलिटी है, इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल प्रैक्टिसेस चल रही है, ये सारे रीजंस है बेसिकली। फिर वे हेड में बोलता है कि देखो जी क्या करो आप ना सबसे पहले रिड्यूस कर दो। किस चीज़ को रिड्यूस करना है? इमिशंस को, बाय ऑप्टिमाइजिंग पावर सेक्टर। इनएफिशिएंट पावर प्लांट सिस्टम जो होते हैं उनको आप रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं रिप्लेस करोगे तो फिर आप कैसे चलाओगे, है ना। तो फॉसिल फ्यूल्स का जो अच्छा है कि उसके तहत आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कम करते हुए रिमूव कर जाओ टुवर्ड्स दी रिन्यूएबल सोर्सेस। फिर आपने जो इम्प्लीमेंट करने को बोला है कि भाई हम नेशनल इमिशन ट्रेडिंग सिस्टम करेंगे, तो उसको लेकर आओ। उसमें क्या है? पॉल्यूटर पे कुड बी इम्प्लीमेंटेड। मतलब ऐसे यूरोपियन यूनियन में चल रहा है ना, यूरोप इमिशन ट्रेडिंग सिस्टम चल रहा है, ऐसे पॉल्यूटर पे जो पोल्यूट कर रहा है उसको फिर ज़्यादा पेमेंट भी करनी पड़ेगी, उसको टैक्सेस लगाओ आप उसके ऊपर। गवर्नमेंट की कमाई होगी और अल्टीमेटली दिस इज हाउ यू नीड टू कंपनसेट ना, लॉस को करोगे तो कहीं से ही। फिर इम्प्लीमेंटेशन करना है बिजनेस मॉडल का टू यूटिलाइज क्रॉप रेसिड्यूज, डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट करो क्रॉप रेसिड्यूज का और कंपनीज के थ्रू। टेकल करो सिटी डस्ट थ्रू ULBs, जितने भी आपके अर्बन लोकल बॉडीज हैं, बोर्ड्स हैं ना, उनको बोलो भैया फॉरेस्टेशन लगा रहे, पेड़ वेड़ लगाते रहो। लोगों को बोलो अपने हर बर्थडे पे कुछ कुछ ऐसी स्कीमें चलाओ, हर बर्थडे पे मैंडेटरी फॉर यू टू आप कहीं प्लांटेशन कर कर आ गए, तो रोज किसी ना किसी के बर्थडे होते हैं, रोज प्लांटेशन होंगी। समझ रहे हो? उसको कैसे क्लीन रखना है, उसकी ड्राइव चलाते रहो। फिर डीकार्बनाइजेशन करो ट्रांसपोर्ट सेक्टर का, बहुत ज़रूरी है। डिक्लेयर करो जो एक्सप्रेस वे है, नेशनल हाईवेज हैं, वो ग्रीन फ्रेट कॉरिडोर्स के ही बनेंगे। ये सब आपको इंश्योर करना पड़ेगा, तब जाके कहीं आप अचीव कर पाओगे अपने गोल्स को। तो ग्लोबल सक्सेस देखो, ऐसा नहीं कि ग्लोबल सक्सेस कहीं हुई नहीं है। ग्लोबल सक्सेस बहुत जगह पे देखी गई है। एग्जाम्पल आप अपने केस स्टडी के फॉर्म में कोट कर सकते हो अपने आंसर्स में। वाइल राइटिंग आंसर्स प्लीज कोट एनी ऑफ द कंट्रीज की उसने कैसे ग्लोबल सक्सेस पाई एयर पोल्यूशन को कॉम्बेट करने के लिए। तो आप बताओ जी, रिपब्लिक ऑफ कोरिया है सियोल में, 5G इनेबल्ड ऑटोनोमस रोबोट्स हैं, ठीक है, रोबोट्स हैं जो स्कैन करते हैं इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस को, एयर क्वालिटी को मॉनिटर करते हैं। सेटेलाइट मॉनिटरिंग सिस्टम है जो रियल टाइम एयर क्वालिटी डेटा पब्लिक को दिखाती रहती है। ऐसे ही बोगोटा कोलंबिया है, वहाँ पे स्ट्रिक्ट एमिशन स्टैंडर्ड्स हैं ट्रक्स के लिए, हैवी पोल्यूटिंग व्हीकल्स के लिए, फुल्ली इलेक्ट्रिक मेट्रो रेल सिस्टम है वहाँ पर। तो कह रहा है ऐसे ही स्पेन में क्या होता है, 4 दिन वर्क वीक है ट्रायल का, लीड्स टू हैवियर वर्कर्स, जितने भी हेल्दियर है ना, वर्कर्स को भी हेल्दियर रखते हैं, पोल्यूशन कम करते हैं, ये सब चीज़ें। पर हमारे देश में देखो पॉपुलेशन भी एक मैटर है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ फैसले लेने पड़ेंगे, हमें कुछ बीच के रास्ते निकालने पड़ेंगे। ठीक है, सदर्न आपके कैलिफोर्निया में इलेक्ट्रिक कार्स यूज होती हैं, है ना। आपके शिप एट आपके एट पोर्ट इलेक्ट्रिफिकेशन है, क्लीनर फ्यूल्स हैं ट्रक्स के लिए, शिप्स के लिए, ट्रेन्स के लिए, क्लीनर फ्यूल्स, क्लीनर इंजन्स की बहुत इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद देखो अभी हमने एक शब्द पढ़ा स्टबल बर्निंग। हमने कहा ना भाई ये भी कारण है, अर्बन लोकल बॉडीज़ को ख़राब करता है, अर्बन एरियाज़ को ख़राब करता है, अर्बन सिटीज़ के अंदर पोल्यूशन डालता है। अब स्टबल बर्निंग क्या है? स्टबल बर्निंग कहाँ कहाँ आता है? पराली क्या किसे कहते हैं? तो देखो सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, दिल्ली सबको बोला कि भैया स्टबल बर्निंग को इमीडिएट बेसिस पे खत्म किया जाए, क्योंकि इसकी वजह से दिल्ली का पोल्यूशन बढ़ रहा है। ठीक है, देखो अकॉर्डिंग टू फाइव, आप देखो ऑफिशियल डेटा देखो, फार्म फायर्स इतनी ज़्यादा है, मतलब आप डर जाओगे देख के। पंजाब हरियाणा का देखो कंसिस्टेंट ड्रॉप देखने को मिल रहा है, बट स्टिल इट इज़ गोइंग ऑन। तो अब क्या है स्टबल बर्निंग? स्टबल बर्निंग में आप क्या करते हो, आप ना फायर लगा देते हो स्ट्रॉ स्टबल पर, यानी कि जो भी ग्रेन्स पैडी के हार्वेस्टिंग के बाद जो बच जाते हैं व्हीट पैडी के, उनको आप जला देते हो। ठीक है, दैट यूज द कॉम्बाइंड हार्वेस्टिंग मेथड विच लीव्स क्रॉप रेसिड्यूज को आप जला देते हो, एक तरफ कर देते हो।
अब इसको ऐसे खुला जलाने से क्या होता है? वाई फार्मर्स आर यूजिंग दिस, पहले तो यही समझो रीजंस वाई फार्मर्स बर्न द स्टबल। टाइम कंस्ट्रेंट होता है क्योंकि उनको फटाफट, मैनी एग्रीकल्चरल रीजंस है ना उसके पीछे। देखो बहुत नैरो विंडो है बिटवीन द हार्वेस्ट ऑफ वन क्रॉप और सोइंग टू द नेक्स्ट। तो उनको लगता है फटाफट क्विक वे है, स्टबल बर्निंग करते हैं, एफिशिएंट तरीका है, फील्ड को क्लियर कर देंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पर पंजाब हरियाणा में 2 से 3 हफ्तों का टाइम में क्रॉपिंग साइकिल शुरू हो जाती है। तो उनको लगता है भाई टाइम वाइम ज़्यादा है नहीं, फटाफट इसको जलाओ और छुट्टी करो। फिर सेकंड तरीका होता है, कारण है जिसकी वजह से स्टबल बर्निंग की जाती है, इंक्रीज मैकेनाइजेशन ऑफ हार्वेस्टिंग। यानी मैकेनाइज जो हार्वेस्टर्स हैं वो स्टबल्स को 10 से 30 सेंटीमीटर फील्ड में लीप छोड़ देते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द क्रॉप, और मैनुअल हार्वेस्टिंग को करना नहीं चाहते। लेबर की शॉर्टेज है, एक्सपेंसिव लेबर है स्टबल एक्सट्रैक्शन की, वो फिजिबल नहीं है, कॉस्ट बहुत हाई पड़ जाएगी, तो वो देना ही नहीं चाहते। नो मार्केट फॉर क्रॉप रेसिड्यूज, ये बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है ये, कि इनका ये बड़ा समस्या ये रहती है कि कमर्शियल इकोनॉमिक वैल्यू ही नहीं है क्रॉप रेसिड्यू का, क्या करोगे आप? और इनको प्रोसेस करना हाई कॉस्ट है, तो फार्मर क्यों देगा इतनी बड़ी वैल्यू, है ना? फिर ट्रेडिशन एंड कन्वेंशनल प्रैक्टिस है, स्टबल बर्निंग एक बहुत बहुत पुरानी प्रैक्टिस चलती आ रही है, वो छोड़ना ही नहीं चाहते उसको, जनरेशन टू जनरेशन। उनको लग रहा है भाई हमारी जनरेशन से यही करा है, हम यही करेंगे। फिर पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट है, अगर फार्मर्स उसको बर्न नहीं करेंगे स्टबल्स को, तो वो एलिमिनेट कर देंगे पूरा पेस्ट डिजीज, ये सारा कुछ, क्रॉप रेसिड्यू बहुत चीज़ों को ना खराब कर देते हैं, पूरी सॉइल को, पूरे और दूसरी प्रोडक्शंस को। फिर एक्सेस टू रिसोर्सेज की बात है, लिमिटेड एक्सेस है रिसोर्सेज, इक्विपमेंट है ही नहीं ऐसे जिससे स्टबल बर्निंग रोक सके, तो उनको लगता है बेस्ट तरीका है स्टबल बर्निंग कर दो। उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, चाहे वो टाइम की कंस्ट्रेंट हो, चाहे इक्विपमेंट ना होना, कहीं हाई कॉस्ट, ये सब चीज़ों की वजह से वो स्टबल बर्निंग करते हैं। देखो वो अपनी जगह ठीक है क्योंकि उनको ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। तो इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, लेकिन इम्पैक्ट जानो कि स्टबल बर्निंग का इम्पैक्ट क्या है। तो यहाँ पर ये कह रहा है, देखो जी इसकी वजह से ना आप पर्टिकुलेट मैटर, आप कितने सारे टर्न्स में निकालते हो, सल्फर 2-2 किलो, 60-60 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रही है, यानी कि पोल्यूशन बहुत ज़बरदस्त फैलाते हो आप। एंड दीज पोल्यूटेंट डिस्पर्स इन सराउंडिंग, और इवेंचुअली आप करते थे खराब करते करते इतना बड़ा स्मॉग बन जाता है। तो देखो ना आप उस टाइम पे जब दिवाली के आसपास के रीजन में क्या होता है, बहुत बड़ा स्मॉग वॉग फैलने लग जाता है, धूप का नामो निशान नहीं रहता, विंड नहीं चल रही होती है। तो सॉइल की फर्टिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि सॉइल बिकम लेस फर्टाइल, न्यूट्रिएंट जो उसके सारे के सारे होते हैं वो सारे खराब हो जाते हैं। बर्निंग, अगर आपने पैडी स्टॉक को जलाया है तो उससे पता है क्या होता है, आपका फंगस मरेगा, बैक्टीरिया मरेगा, जो सॉइल की फर्टिलिटी को सत्यानाश कर देगा। क्योंकि फंगस और बैक्टीरिया की ज़रूरत है, मतलब वो होते हैं तो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ी रहेगी, आपने उनको ही किल कर दिया। हीट का पेनिट्रेशन करा रहे हो आप, स्टबल बर्निंग करने से सॉइल में हीट पेनिट्रेशन, यानी हीट ज़्यादा घुस जाएगी जिसकी वजह से इरोजन, सॉइल इरोजन शुरू हो जाएगा, मॉइस्चर उसका जो होगा वो सारा खत्म हो जाएगा। बायोडाइवर्सिटी पे इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है, इंसेक्ट बर्ड्स आपके सारे के सारे मरते जाएंगे, फायर्स बहुत यूजुअली जो आपके शहरों में लगेगी। तो ये सब है। अब देखो इसके लिए गवर्नमेंट क्या रेगुलेशन लगा रही है, क्या ऐसी पॉलिसीज़ हैं कुछ? तो बिल्कुल है जी। नेशनल पॉलिसी फॉर मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेसिड्यू है 2014 की। इसने क्या बोला है? इसने विशेष करा है कि हम ना टेक्निकल मेजर्स अडॉप्ट करेंगे, डाइवर्सिफाइड करेंगे हम क्रॉप रेसिड्यूज़ को, कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ाएंगे। एनजीटी हमारे कुछ डायरेक्शंस को लेकर आया है, मैकेनाइजेशन लेकर आया है कि क्रॉप रेसिड्यूज़ को कलेक्ट कैसे करना है, परसिस्टेंट डिफॉल्टर्स जो होते हैं उनको कैसे, उनके ऊपर कैसे प्यूनिटिव एक्शन लेना है, कैसे उनके ऊपर एक पेनल्टी लगा के उनको सुधारना है। हर स्टेट में कुछ ना कुछ मशीन्स प्रोवाइड की जाएँ, इक्विपमेंट प्रोवाइड की जाए फार्मर को, ताकि वो इन स्टोर्स को बहुत ढंग तरीके से, मतलब जो कमी है वही हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? तो अब तुम ये नहीं कह सकते कि भई नहीं है इक्विपमेंट, आपको स्टेट जो है प्रोवाइड कर रहा है। फिर CAQM यानी कि कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन एनसीआर एंड जॉइनिंग एरियाज़। उन्होंने एक एक्शन प्लान तैयार करा है कि इन सितु क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट तैयार करा है, एक सितु करा है। इन सितु का मतलब होता है कि आप कस्टम हायरिंग सेंटर सेटअप करोगे, हाई यील्ड शॉर्ट ड्यूरेशन पैडी वेराइटीज़ की, और एक बायोडिकम्पोजर्स का इस्तेमाल करके अपने जहाँ पर अब चल रहा है उसी प्रोसेस को अंदर ही अंदर डिसॉल्व करोगे। एक्स सितु का मतलब है कि ऑल्टरनेट यूसेज लाओगे आप पैडी स्टॉक, आप बायोमास पावर प्रोजेक्ट में डाल दोगे, को फायरिंग जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, इथेनॉल प्लांट्स के अंदर डाल दोगे, कंप्रेस बायोगैस प्लांट्स में, यहाँ पर इस्तेमाल करोगे, मतलब बाहर यूज हो जाएगा स्ट्रॉस का। एक आपने अंदर ही उसको ठीक करने की कोशिश करी, वो इन सितु होता है। एक्स सितु का मतलब इस स्ट्रॉस के जो भी पैडी स्ट्रॉस है उसका ऑल्टरनेट यूज है बाहर किसी दूसरे इंडस्ट्रीज वगैरह में कर दो, ठीक है? तो ये आप ध्यान रखना, इन सितु एक्स सितु क्या होता है। फिर क्रॉप को डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम भी चला रखे हैं हमने। हमने एक सब स्कीम चलाई है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी के अंदर, ताकि आप जो वाटर इंटेंसिव पैडी क्रॉप है उसको डाइवर्ट करो, ऑल्टरनेट क्रॉप्स यूज़ करो ना, आप पल्सेस यूज़ करो, ऑयल सीड वगैरह लगाओ। तो गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर रही है पूरी तरह से कि भाई ये चीज़ें ऐसे सुधरे यहाँ पर इन शहरों के अंदर। और देखो चैलेंजेस तो हैं ओवरकम करने के लिए, ट्रेडिशनल बिलीफ्स इनके छुड़ाने बड़े मुश्किल होते हैं। इनको जो लगता है कि भाई जो हम कर रहे हैं वो हम करते रहेंगे, आज तक कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा, इनकी जो ये सोच है ना, इसको बहुत ज़रूरी है तोड़ना। अब जैसे कई लोग कहते हैं तंबाकू खाएंगे, हमारे तो जनरेशन टू जनरेशन तंबाकू खाया जा रहा है, तो वो समझते ही नहीं ओरल कैंसर हो जाएगा या कुछ और हो जाएगा, कुछ सिगरेट पीने से क्या नुकसान है, वो कुछ नहीं सोचते, वो सोचते हैं हमने जनरेशन से पिया है तो हम क्यों नहीं पियेंगे।
तो फिर ये सब प्रॉब्लम्स है ना, ऐसे बिलीफ्स को तोड़ना आसान नहीं होता, बहुत डीप रूटेड बिलीफ्स होते हैं ये। फिर एनवायरमेंटल हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस का इशू है ना, वेरिएबल इकोनॉमिक बर्डन्स है ना, और अल्टरनेटिंग कैसे एलोकेट करेंगे, ये सब दिक्कतें हैं। फिर वे फॉरवर्ड में बोला जा रहा है कि ना आप एक काम करो, न्यू एंड इम्प्रूव सीड वेराइटीज लेकर आओ। रिसेंटली ना आईसी जो आपका IARI है, यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसने हाई यील्डिंग शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी नेमली पूसा 2090 है, पेपर में पूछ सकते हैं पूसा 2090 क्या है, तो याद रखना ये हाई यील्डिंग शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी है। 120-125 दिन का इसका मेच्योर डेट होता है, और करंटली पूसा 44 यूज हो रहा था, जो 155 to 160 डेज मेच्योर होने में लगता है। न्यू पैडी वैरायटी है, 30 दिन में ये अराउंड ये आ जाती है फार्मर्स को टू रेडी देयर फील्ड इन द नेक्स्ट क्रॉप। ठीक है, ये भी एक तरीका होता है। उसके बाद इनोवेटिव फार्म टेक्नोलॉजीज, हैप्पी सीडर है ना, या पैडी स्टॉक जी चॉपर है, ये सब भी ना कॉस्ट इंटेंसिव है, और इसमें एडिक्वेट सब्सिडीज वगैरह दे के फार्मर्स के लिए अफोर्डेबल बनाई जा रही है कि आप ये इस्तेमाल करो। बट ये करते थोड़ा है, फिर भी गवर्नमेंट इनके लिए कितना भी करती रहे। फिर उसके बाद बायोगैस प्लांट्स कैन कर्ब क्रॉप बर्निंग, यानी कि जो प्लांट्स हैं इंस्टॉल किए जा रहे हैं बाय द गवर्नमेंट अंडर वेस्ट टू एनर्जी विश, तो ये जनरेट करेंगे बायोगैस है ना, बाय यूटिलाइजिंग क्रॉप वेस्ट, ये सब कुछ करने के लिए। फिर पूसा के ना बहुत सारे बायो डिकम्पोजर्स भी हैं, यानी कि साइंटिस्ट ने डेवलप करा है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने क्रॉप रेसिड्यू को क्या करा, मैन्योर बना दिया 15 से 20 दिन में। फिर एजुकेट करना, स्टेक होल्डर्स को एम्पावर करना, ये सब सिखाया गया, इनकरेज करना कि भाई सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव क्रॉप्स रेसिड्यू मैनेजमेंट के, मल्चिंग करते हैं। मल्चिंग में क्या होता है, यू आर जस्ट स्प्रेडिंग क्रॉप रेसिड्यूज को सॉइल सरफेस में प्रोटेक्टिव लेयर की तरह स्प्रेड कर दो। जीरो टिल फार्मिंग होता है कि आप सॉइल डिस्टर्बेंस बिना मिनिमाइज कर रहे हुए डायरेक्ट प्लांटिंग कर दो सीड्स की क्रॉप रेसिड्यूज में। रेसिड्यू इनकॉर्पोरेशन है, यानी कि आप बर्निंग क्रॉप रेसिड्यूज की जगह फार्मर जो है वो इसको इनकॉर्पोरेट कर दें सॉइल में, ऐसी टेक्निक्स की मदद से। ठीक है, तो ये सब तरीके हैं गाइस जिससे कि ऐसे चीज़ों को रोका जा सकता है, हमारे पास मेथडोलॉजीज हैं। तो फार्मर्स कांट से कि ऐसा कुछ नहीं है, या जो भी है उनको बात को समझना ही पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट उस पर चलते हैं अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लाउड सीडिंग का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से सुनना क्लाउड सीडिंग क्या होती है। देखो रिसर्चर्स ने ना डिस्कस किया कि भाई पॉसिबिलिटी क्या है, क्लाउड सीडिंग कैसे हेल्प कर सकती है एयर पोल्यूशन, दिल्ली के एयर पोल्यूशन को टैकल करने में। तो क्लाउड सीडिंग है क्या, ध्यान से सुनो। क्लाउड सीडिंग एक वेदर मॉडिफिकेशन टेक्निक है जिससे कि हम ना प्रेसिपिटेशन यानी कि रेनफॉल को इन्हांस करते हैं, क्या करके, एयर में ही कुछ ऐसे सब्सटेंसेस डिस्पर्स करते हैं ताकि क्लाउड जो सेचुरेट हो जाए, वेट हो जाए, गीले हो जाए क्लाउड्स। इस प्रोसेस में होता क्या है, इसमें ना सूटेबल क्लाउड्स को आइडेंटिफाई किया जाता है वेदर एनालिसिस करके, ग्राउंड बेस्ड जनरेटर्स एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करके सीडिंग एजेंट्स को रिलीज करा जाता है टारगेटेड क्लाउड्स में। सीडिंग पार्टिकल्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं लार्ज वाटर ड्रॉपलेट्स में, जिसकी वजह से रेनफॉल ट्रिगर होती है, इन्हांस होती है। ठीक है, कौन कौन से केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है वो ज़रूर ज़रूर समझ लो। इसमें सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल करा जाता है, क्लाउड्स में सॉल्ट छिड़के जाते हैं, पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड, ड्राई आई सॉलिड जिसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, ये सीड की तरह काम करते हैं, इसीलिए क्लाउड सीडिंग बोला जा रहा है। सीड्स क्या है, ये सारे सॉल्ट्स हैं, सिल्वर आयोडाइड, ड्राई आईसी, अब सारे के सारे सॉल्ट्स जो होते हैं ना वो डिस्पर्स हो जाएंगे, एडिशनल न्यूक्लियाई प्रोवाइड करेंगे, और क्रॉप ड्रॉपलेट्स फॉर्म करने लग जाएंगे, क्रॉप के ड्रॉपलेट शुरू हो जाएंगे, क्लाउड ड्रॉपलेट्स। अब याद रखना, एक बहुत ज़रूरी बात बताने जा रही हूँ, कौन कौन सी कंडीशन ज़रूरी होती हैं क्लाउड सीडिंग को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। तो पहली कंडीशन है क्लाउड टाइप का ज़रूरी होना, सभी क्लाउड्स में सीडिंग सूटेबल नहीं होती है। क्लाउड्स के लिए यू नीड अ डीप इनफ होना चाहिए, वो सूटेबल टेम्परेचर 10 से 12 डिग्री होना चाहिए, तभी उस क्लाउड में सीडिंग हो पाएगी। क्लाउडीनेस में क्लाउड शुड कवर एटलीस्ट 50% टारगेट एरिया होना चाहिए, विंड स्पीड उसकी बिलो सर्टेन लेवल होनी चाहिए, ह्यूमिडिटी 75% से कम होनी चाहिए, जो RH जिसे आप कहते हो, टेम्परेचर इतना ठंडा होना चाहिए कि वो सुपर कूल लिक्विड वाटर को कंटेन कर पाए। ठीक है, तो ऐसे क्लाउड सीडिंग चलती है। सिल्वर आयोडाइड को एयर प्लेन वगैरह से छोड़ा जाता है, फिर इससे क्या कराया जाता है, टारगेटेड क्लाउड पे छोड़ के उससे आइस क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं, और एक फिर जब एयर जो है हैवी टू रिमेन इन द एयर है ना, कुछ लगने लगता है, तो आइस क्रिस्टल्स फिर धीरे धीरे गिरते हैं, मेल्ट होते हैं, तो वो फिर एक रेन का फॉर्मेशन हो जाती है। दिस इज हाउ क्लाउड सीडिंग वर्क्स। ठीक है, अब समझो क्या मेथड्स हैं क्लाउड सीडिंग के। तो क्लाउड सीडिंग के सबसे बड़ा मेथड है हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग, यानी कि इसमें सॉल्ट्स को डिस्प्ले करा हमने फ्लेयर एक्सप्लोजिव फॉर्म में, और लोअर पोर्शन ऑफ क्लाउड पे छोड़ा जाता है। डिस्पर्स करने के बाद इनका पॉजिटिव रिजल्ट आया, कह रहा साउथ अफ्रीका मैक्सिको में इसका बड़ा अच्छा रिजल्ट था, दैट इज वाई वी आर ऑल्सो यूजिंग।
इलेक्ट्रिकल चार्जेस को यूज़ किया जाता है, जैसे आपको मान लो सिल्वर आयोडाइड, ऐसे इलेक्ट्रिकल चार्जेस भी अच्छा काम करते हैं, उसको प्रेसिपिटेशन से मिलाओ वाटर ड्रॉपलेट से तो भी। ये ना 2010 में ना यूनिवर्सिटी ऑफ जेनेवा में रिसर्चर्स ने रिसर्च करी और उन्होंने डायरेक्ट किया जो इंफ्रारेड टू द एयर है ना बर्लिन, वहाँ पर ऐसा किया गया था। फिर इंफ्रारेड जो होती है वो एटमॉस्फेरिक सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड में हेल्प करती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म करने में, सीड करने में, और अल्टीमेटली देखो पर्पज इज टू कॉज रेनफॉल, वो किया जा रहा है। आर्टिफिशियल रेन कहो, क्लाउड सीडिंग कहो, इसके फ़ायदे क्या होते हैं, इसकी एप्लीकेशन क्या है वो समझ लो। सबसे पहले फ़ायदे समझो। देखो सबसे बड़ा फ़ायदा है ये एयर पोल्यूशन को टैकल कर रहा है, एटमॉस्फेयर को क्लियर करने में, पोल्यूटेंट्स हटाता है। ठीक है, ये ना एयरबॉर्न पोल्यूटेंट्स को भी दूर करता है, डस्ट को, स्मोक को, केमिकल्स को, ये मिटिगेट करता है, स्मोक वगैरह हटाता है, हेज को हटाता है। ठीक है, अब इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है आर्टिफिशियल रेन का एग्रीकल्चर में। इससे रेन होगी तो जो भी ड्रॉट स्ट्राइकन एरियाज हैं, एग्जाम्पल के तौर पे कर्नाटका गवर्नमेंट ने 2017 में प्रोजेक्ट वर्षाधारी चलाया था, जिससे यही एम था उनका कि स्प्रे ऐसे केमिकल्स एयरक्राफ्ट के थ्रू छोड़े जाएं जिससे एयरफॉल रेनफॉल आना शुरू हो जाए। तो ड्रॉट वाले रीजन्स में जहाँ सूखा पड़ता है उनके लिए अच्छा है। पावर जनरेशन में भी हेल्प करता है गाइज, ये समझ लो, बड़े एप्लीकेशंस हैं इसके। पावर जनरेशन में कैसे हेल्प करता है ये, कि ना हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ये रेनफॉल इन कैचमेंट एरिया से, तो तास्मेनिया ऑस्ट्रेलिया में ऐसे कराया गया था 40 साल पहले। वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करता है ये, मिनिमम रिवर फ्लो में जो क्लाउड सीडिंग की वजह से मेंटेन होगा, है ना, जो वेस्ट वाटर डिस्चार्ज है वो, इसका इम्पैक्ट कम होगा। मिनिमम रिवर फ्लो का मतलब है मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर या इकोलॉजिकल फ्लोज। फिर इसका फ़ायदा क्या होता है कि डिस्पर्स करने में, फॉग का साइक्लोन मॉडिफिकेशन में मदद करता है ये। एग्जाम्पल के तौर पे यूएसए ने 1962 में प्रोजेक्ट स्काई वाटर लॉन्च करा, जिसका मतलब था फॉग को डिस्पर्स करना, साइक्लोन मॉडिफिकेशन ये कर दिया था। फिर फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल करता है ये। ठीक है, स्नो पैक क्या होता है, स्नो होना ग्राउंड पे इन द माउंटेनियस एरिया, जिससे क्या होता है आपका अराइवल होता है वार्मर वेदर्स का। तो अगर ये स्नो पैक मेल्ट हो गई, इज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर फॉर मैनी एरियाज। ठीक है, याद रखना ये चीज़ भी। तो समझ गए आप इसके एप्लीकेशन क्लाउड सीडिंग के। एक रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटल उसमें भी फ़ायदा होता है। लेकिन आर्टिफिशियल रेन के सब फायदे ही नहीं है, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी झेलने पड़ते हैं। और साइड इफ़ेक्ट क्या है कि आपके प्लांट्स, एनिमल्स, लोगों के लिए, इन्वायरमेंट के लिए अच्छे नहीं हैं, क्योंकि सिल्वर आयोडाइड यूज़ करने से क्लाउड सीडिंग में ये आपकी एक्वेटिक लाइफ के लिए जहर की तरह, टॉक्सिक तरह काम करते हैं। फिर एबनॉर्मल वेदर पैटर्न्स हो जाएंगे अगर आपने लगातार यूज़ करा तो। फिर क्लाउड सीडिंग से क्या होगा, हाई कॉस्ट तो लगेगी ना, यूजिंग एयरक्राफ्ट और फ्लेयर शॉट, ह्यूज कॉस्ट और लॉजिस्टिक प्रिपरेशन में, एथिकल एंड लीगल चैलेंजेस हैं, इशू रिलेटेड टू वाटर राइट्स, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा। तो यहाँ पर ये कह रहा है कंक्लूडिंग लाइन में कि जो कोलैबोरेटिव एफर्ट्स हैं साइंटिस्ट के, पॉलिसी मेकर्स के, पब्लिक के, इनके बहुत ज़रूरी एफर्ट्स हैं, तभी एक क्लियर गाइडलाइन आ पाएंगे, एथिकल स्टैंडर्ड्स मेंटेन रहेंगे, इकोसिस्टम मेंटेन रहेगा। ये कोलैबोरेटिव एफर्ट लेने की ज़रूरत है। ठीक है, so we have discussed this amount of question. Now let's discuss about the यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट। ठीक है, देखो इंडिया ने ना एक होस्ट करा कंट्री लेड इनिशिएटिव। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट, देहरादून का इवेंट था उत्तराखंड में। और यूएनएफएफ है, यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट, ये 2000 में इस्टेब्लिश की गई थी बाय द रिजोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशंस का प्रोग्राम है। इसका मेन काम यही है मैनेज करना, कंजर्व करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना हर तरह के फॉरेस्ट की। इंडिया बहुत बड़ा होल डिस्टिंक्शन करता है बीइंग अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ यूएनएफएफ। याद रखना, इंडिया फाउंडिंग मेंबर है किसका, यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट का। तो कंट्री लेड इनिशिएटिव क्या है कि प्राइमरी गोल यही है कि कंट्रीब्यूट किया जाए और फॉरेस्ट मैनेजमेंट को सस्टेनेबल वे में जिया जाए। तो इंडिया में भी इसमें काम कर रहा है, फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन, सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये सब पे काम कर रहा है। अब समझने की ज़रूरत है फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन होता क्या है। तो देखो, फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन का मतलब है एक ऐसा मार्केट मैकेनिज्म जिसमें आप सस्टेनेबल वे में फॉरेस्ट को यूज़ और मैनेज करोगे, आइडेंटिफाई करोगे सस्टेनेबली प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट्स फॉर द कंज्यूमर्स। तो जो भी कंट्रीज फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन जिन्हें मिलेगा, इसका मतलब है दे आर इफेक्टिवली यूजिंग और सस्टेनेबल वे में वो फॉरेस्ट को मैनेज कर रही हैं। वॉलंटरी प्रोसेस है जिसमें आप इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी को असेस कर सकते हो क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। दो तरह के आपको इस तरह के सर्टिफिकेशन दिए जाते हैं। एक सर्टिफिकेशन आपके फॉरेस्ट मैनेजमेंट का होता है, वो स्पेसिफाइड सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करने के बाद मिलता है। एक होता है आपका सर्टिफिकेशन ऑफ चेन ऑफ कस्टडी के फॉर्म में,
ठीक है, सीओसी सर्टिफिकेशन कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, सेपरेट करके देखा जाता है टोटल फॉरेस्ट एरिया अंडर सर्वे, सब इस बेसिस पे आपको आपको कई सारी चीज़ों को देख के दिया जाता है, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट को समझ के, सोशल एस्पेक्ट को समझ के। अब सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या है ये भी समझो। फाओ ने कहा अगर आप फॉरेस्ट को और फॉरेस्ट लैंड को मेंटेन करके चल रहे हो, उसकी बायोडाइवर्सिटी, उसकी प्रोडक्टिविटी का ध्यान रखते हुए कर रहे हो, कोई तरह का डैमेज नहीं कर रहे हो, उसके लोकल लेवल, नेशनल लेवल किसी को नुकसान नहीं कर रहे हो, तो आप फॉरेस्ट मैनेजमेंट को सस्टेनेबल वे में यूज़ कर रहे हो। अब क्या ज़रूरत है फॉरेस्ट सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट करने की? देखो, सबसे बड़ी ज़रूरत है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, क्लाइमेट चेंज को ठीक से टैकल करना, कम्युनिटी डेवलपमेंट करना, ये सारे के सारे इसमें फ़ायदे हैं। तो 3% जो वर्ल्ड का फॉरेस्ट एरिया है वो अफेक्टेड है एवरी ईयर फायर से, तो उसको ठीक करना। ट्रेडिशनल नॉलेज से आपका मेडिसिन आपके आएंगे। वे फॉरवर्ड में कह रहा है कि इंडिया का देखो प्रपोजल, इसीलिए इंडिया ने प्रपोज भी करा है कि हम ना गांधीनगर इन्फॉर्मेशन रोड मैप एंड गांधीनगर इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। G20 डिलिब्रेशन में ही आया था, ताकि हम फॉरेस्ट फायर्स को डील कर पाएं। तो आ सकता है गांधीनगर इम्प्लीमेंटेशन रोड मैप किस लिए बनाया गया? रिस्टोरेशन ऑफ फॉरेस्ट फायर्स एंड माइनिंग डिग्रेडेड लैंड्स। ग्लोबल स्टैंडर्ड इसीलिए लगाए गए हैं। इंटीग्रेटेड फायर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज तैयार करी जाएंगी। ये सारे तरीकों से क्या होगा, अल्टीमेटली आप एक सस्टेनेबल जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए 2030 तक अचीव करना है, तो अभी से शुरू करोगे तो कुछ कर पाओगे ना। नाउ द लास्ट टॉपिक फॉर द टुडे, ठीक है, आज हम ये वाला लास्ट टॉपिक कर लेते हैं, क्लाइमेट चेंज एंड चिल्ड्रन। ठीक है, इसमें देखो क्या हुआ। यूनिसेफ जानते हो ना, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, उसने 2 रिपोर्ट निकाली हैं, चिल्ड्रन डिस्प्लेस इन चेंजिंग क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज चाइल्ड चिल्ड्रंस क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स सप्लीमेंट। अब इन दोनों रिपोर्ट में क्या हुआ, क्रिटिकल कनेक्शन बना भाई कि जो क्लाइमेट है उसका इंसान की मोबिलिटी और चाइल्डहुड पे बड़ा असर पड़ रहा है। कह रहा है रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मिलियन जो बच्चे हैं वो बेचारे अपने होम कंडीशन उनकी बड़ी खराब है, वेदर रिलेटेड इवेंट्स हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो बहुत लिंक बताया क्लाइमेट चेंज और डिस्प्लेसमेंट का, कि क्लाइमेट की वजह से बहुत ज़्यादा पैटर्न ऑफ डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है। तो की फाइंडिंग्स में क्या आया, की फाइंडिंग्स में आया कि भाई 3 ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा इसका रिजल्ट मिल रहा है, फिलीपींस, इंडिया, चाइना में टोटल कॉस्ट 23 मिलियन बच्चे बेचारे वेदर रिलेटेड इवेंट्स की वजह से डिस्प्लेस किए गए। अब देखो, 2 तरह की बातें होती हैं जो समझना ज़रूरी है। बीइंग अ यूपीएससी एस्पिरेंट, 2 बातें समझना कि सप्लीमेंट में 2 इंडेक्स की रिपोर्ट में 2 बातों को समझाया गया है। एक होता है वाटर स्कार्सिटी, यानी कि फिजिकल अवेलेबिलिटी पानी की नहीं है। एक होता है वाटर की वल्नरेबिलिटी, यानी कि जो कॉम्बिनेशन है वाटर स्कार्सिटी का, यानी कि क्या हुआ, पानी की स्कार्सिटी भी है और ड्रिंकिंग वाटर सर्विस भी नहीं है, उसका भी एक्सेस नहीं है। तो यहाँ इंडेक्स में बताया गया कि 1 बिलियन बच्चे हैं जिनको हाई वाटर स्ट्रेस में जीना पड़ रहा है। कह रहा है इंडिया, नाइजर, एरिट्रिया, यमन, बुर्किना फासो, ये ऐसी 5 हाईएस्ट ओवरऑल कंट्री हैं जहाँ पर बच्चों को हाई वाटर वनरेबिलिटी झेलनी पड़ रही है। सोचो आप क्या कंडीशन है बच्चों की। उसके बाद ये कह रहा है इसकी वजह से क्या फैक्टर्स हैं, जिसकी वजह से देखो, पहला फैक्टर है फिजिकल कैपेबिलिटी, बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल सरफेस टू बॉडी रेशियो, इन्फेंट जो चिल्ड्रन है वनरेबल हैं, डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रेस। यूनिसेफ रिपोर्ट में बताया 2.2 बिलियन, यानी जो 18 साल से बच्चे कम है उनको फ्रिक्वेंट हीट वेव झेलनी पड़ रही है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में बॉटम जो 50% पॉपुलेशन है उसके पास 3% ही वेल्थ है। लैक ऑफ एक्सेस टू की एसेंशियल सर्विसेज नहीं है, पानी नहीं है, सैनिटेशन नहीं है, हाइजीन हेल्थ नहीं है। तो 1.4 मिलियन जो आपके लोग हैं वो मर रहे हैं ड्यू टू इनएडिक्वेट वाटर, एज पर द डब्ल्यूएचओ रिपोर्ट। यूनिसेफ आया 1946 में, याद रखना यूनिसेफ के बारे में भी। यूएसए और न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, 1946 में आया था। रिपोर्ट्स कौन सी निकालता है ये भी ध्यान रखो, ग्लोबल आउटलुक ले रहा है ना, और ये स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन 2020, ये 2030, ये सब निकालता है ये। तो उसके बाद फोकस चिल्ड्रन का है ही नहीं, लाइक फोकस ही नहीं, मतलब 2.4% जो क्लाइमेट प्लान्स है वो मल्टीलेटरल क्लाइमेट फंड्स में चला जाता है, बच्चों के ऊपर कुछ है ही नहीं। बच्चे बेचारे इग्नोर हो रहे हैं। स्पेंड मोर टाइम देन आउटडोर्स, चिल्ड्रन दीज डेज टेंड टू स्पेंड मोर टाइम आउटडोर्स देन एडल्ट्स। इंक्रीजिंग एक्सपोजर है उनका कोल्ड में, स्नो में, रेन में, बहुत दूसरी चीज़ों में चल रहा है उनका, पेरेंट्स के साथ तो इतना वो है ही नहीं। डेवलपिंग इमोशनली, अब देखो उसमें बच्चा जब डेवलपिंग स्टेज में है, बच्चा इमोशनली भी बेचारा डेवलप हो रहा है ना अभी, तो उसको तो मेंटल हेल्थ पहले ही इम्पैक्ट पड़ गया इतने एक्सट्रीम इवेंट की वजह से। तो ये रिपोर्ट ने बताया कि देखो 3 बातें करना बहुत ज़रूरी है अगर बच्चों के आप वनरेबिलिटी को हटाना चाहते हो क्लाइमेट चेंज से। वो क्या है, प्रोटेक्ट, प्रिपेयर एंड प्रायोरिटाइज। तो प्रोटेक्ट का मतलब क्या है, चाइल्ड का क्रिटिकल सर्विस करो आप, मतलब क्रिटिकल सर्विस में बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। उसके बाद ना प्रिपेयर करो बच्चे को कि भाई तू देख क्लाइमेट चेंज जैसी रिलेटेड चीज़ों में भी कैसे उसका रिजिलियंस, इसका पार्टिसिपेशन बढ़ाना है, प्रायोरिटाइज करो ऐसे बच्चों को। ठीक है, फिर सजेशन दिए गए कि इंक्लूडिंग चिल्ड्रन कंसर्न इन यूएनएफसीसीसी आपको बिल्कुल COP28 में उठाना चाहिए, है ना। उसके बाद ग्लोबल ग्रोथ जो अडेप्टेशन के है उसमें ये बात करनी चाहिए, फंडिंग इनकी इन्हांस करनी चाहिए। एक आपका ग्लोबल स्टॉक टेक है उसमें इनके लिए इमर्जिंग फंड्स ऐसे कुछ लेकर आनी चाहिए ताकि बच्चों को मदद हो पाए हर तरह से।
तो गाइस ग्रीन बिल्डिंग्स वाला टॉपिक हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू वी एम पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।